Hello my dear students. In this video we will discuss about the chapter number 4 of class 10 science. The name is carbon and its compound. इस चैप्टर में हम कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। कार्बन एक नॉन मेटल है जिसका सिंबल क्या होता है बेटा? कैपिटल सी। ओके, कार्बन काफी वर्सेटाइल एलिमेंट है। वर्सेटाइल मीन्स ये हर जगह पाया जाता है। तो अर्थ क्रस्ट में इसका जो परसेंटेज है वो है 0.02% और एटमॉस्फेयर में कार्बन मेनली CO2 के फॉर्म में पाया जाता है और इसका परसेंट होता है एटमॉस्फेयर में 0.03%। लगभग सभी लिविंग थिंग में जैसे कि प्लांट और एनिमल में कार्बन या कार्बन बेस्ड कंपाउंड आपको पाया जाएगा, मिलेगा। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी भी नियर बाय 60% कार्बन की ही बनी होती है। कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। दिस इज न्यू टर्म फॉर अस, क्योंकि इससे पहले हम सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड के बारे में जानते थे, जो कि चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड जो कि कैसे बनता है? ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड ना बना करके ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और ये शेयरिंग दो या दो से ज्यादा एटम के बीच होती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, हम आगे भी इसे डिस्कस करेंगे। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी कितनी हो जाएगी? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऑक्टेट क्या होता है? हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। मैंने चैप्टर 3 में आपको बताया होगा कि हर एक एटम अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है ताकि वो स्टेबल बन सके, टू बिकम स्टेबल। इसलिए हर एक एटम ऑक्टेट पूरा करना चाहता है हाइड्रोजन को छोड़ करके। हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दौरान अपना डुप्लेट पूरा करता है। हाइड्रोजन फॉर्म्स डुप्लेट ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सभी एटम क्या कंप्लीट करना चाहते हैं? ऑक्टेट। तो इसी तरीके से अगर कार्बन भी अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, ताकि इसके वैलेंस शेल में यानी सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सके? 8 इलेक्ट्रॉन हो सके। तो इसीलिए कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। टेट्रावैलेंट से मतलब क्या है? टेट्रा मीन्स होता है 4 और वैलेंट मीन्स वैलेंसी। तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है बेटा? 4 है। ओके, so you can see the structure of carbon. ये रहा न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, जहां पर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है और जो 6 इलेक्ट्रॉन है उनका अरेंजमेंट देखिए। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे और सेकंड शेल यानी वैलेंस शेल में आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। ठीक है, तो इसी सेकंड शेल में कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। आइए अब बात करते हैं कि कार्बन अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे पूरा करता है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है कि अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करता है। हाउ कार्बन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया था, कार्बन जिसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब वो अपना ऑक्टेट देखिए कैसे पूरा करेगा। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन गेन। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है बेटा? क्योंकि न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है जिसने पहले से ही 6 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रखा है
अगर 4 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो इस 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस को कितने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने पड़ेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने पड़ेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 6 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। फिर कार्बन क्या कर सकता है? दूसरा केस ये है कि कार्बन अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो ऐसा करने से इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, यानी डुप्लेट रह जाएगा। लेकिन कार्बन ऐसा भी नहीं कर सकता, यानी 4 इलेक्ट्रॉन निकाल भी नहीं सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालने के लिए, मान लीजिए हम कोई वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं किसी भी एटम से, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ओके, सो टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर मोर एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन भी नहीं लूज कर पाता। तो यानी ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है जिससे ये 4 माइनस आयन बना सके, और ना ही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है जिससे ये C4 प्लस आयन बना सके। तो जब कार्बन आयन ही नहीं फॉर्म करेगा तो आयनिक बॉन्डिंग कहां से कर पाएगा? ठीक है, तो इसीलिए कार्बन क्या करता है? कार्बन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। ओके, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है कुछ इस तरीके से कि उसके ऑक्टेट पूरे हो सके। So carbon is tetravalent. It does not form ionic bond by either losing 4 electrons or gaining 4 electrons. It is difficult to hold 4 extra electron. ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल है 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस के लिए, एंड वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो यही वजह है ये ना C4 प्लस आयन फॉर्म करेगा ना ही C4 माइनस आयन फॉर्म करेगा। ठीक है, सो कार्बन कैन फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। कार्बन कैसे बॉन्ड फॉर्म करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किसके साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर कार्बन एटम। दूसरे कार्बन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, या दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ओके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? उसे हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो कार्बन मेनली कोवलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करता है डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। ओके, सिर्फ कार्बन ही नहीं, दूसरे एलिमेंट के भी एटम जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, यानी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि कैसे फॉर्म होता हो? कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू फॉर्म होता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं, या सिंपली कहें द कंपाउंड which is formed by the covalent bonding of atom. Okay, it is called covalent bond or covalent compound. आइए कोवलेंट बॉन्ड को समझते हैं और कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स को भी समझते हैं। ठीक है, कि आखिर कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करते हैं किसका? हाइड्रोजन गैस का, H2। हाइड्रोजन गैस में 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं। सो हाइड्रोजन एटम इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके के शेल में, यानी फर्स्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है। ओके, सो हाइड्रोजन जिसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर दे रहा हूं, डॉट से भी शो कर सकते हैं लेकिन मैं क्रॉस से शो कर रहा हूं। यहां पर दूसरा हाइड्रोजन एटम है जिसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया हाइड्रोजन
हाइड्रोजन ये हीलियम की तरह अपना डुप्लेट पूरा करता है। जैसे कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे हाइड्रोजन भी अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। तो ऐसा करने के लिए क्या करता है, ये अपने पड़ोसी हाइड्रोजन एटम का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से ही था, 1 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दूसरा हाइड्रोजन एटम भी क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और 1 इलेक्ट्रॉन ये इसका शेयर कर लेता है। तो ऐसा करने से दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी। दिस इज व्हाट, दिस इज 1 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इनके बीच सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होते हैं तो क्या बनता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है, और सिंगल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है यहां पर। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अब ऑक्सीजन गैस के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ताकि ये अपना ऑक्टेट पूरा कर सके। वैलेंस शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो देखिए ये एक ऑक्सीजन एटम हो गया, जिसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरीके से दिखा देता हूं क्रॉस से, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम हो गया, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने इस तरीके से दिखा दिया। ओके, तो अब देखिए कि ऑक्सीजन कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। हर एक ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सके। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। ठीक है, इस ऑक्सीजन ने अपने पड़ोसी ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, और दूसरे वाले ने भी पहले वाले के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। तो इस तरीके से दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली और उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए यहां पर दोनों ऑक्सीजन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आर शेयर्ड। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैं पेयरिंग की बात कर रहा हूं। पेयर कितने का बनेगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 से डिवाइड करिए तो 2 पेयर्स होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ऑक्सीजन के बीच एक नहीं 2-2 कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं, जिसे हम बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के दोनों एटम के बीच क्या होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, चलिए अब नाइट्रोजन गैस के एटम की बात करते हैं। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, हर एक नाइट्रोजन एटम को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों नाइट्रोजन एटम आप एक दूसरे के सामने ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन एक दूसरे के 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाले हैं, तो आमने सामने जो है 3 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। ओके, और क्योंकि टोटल 5 होते हैं एक नाइट्रोजन एटम पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी दिखा दीजिए। ठीक, इसी तरीके से इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे सामने की तरफ दिखा दीजिए और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ दिखा दीजिए। अब देखिए ये एक दूसरे के 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। पहले वाले नाइट्रोजन ने दूसरे वाले नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, 5 इसके पास पहले से ही थे, 3 शेयर कर लिए, तो टोटल 8 हो गए इसके पास। और दूसरे वाले नाइट्रोजन भी पहले वाले नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो 5 इसके पास भी पहले से थे, 3 शेयर कर लिए, टोटल इसके भी 8 हो गए। तो दोनों ने इस तरीके से अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए और ये स्टेबल हो गए। तो अब दोनों नाइट्रोजन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हुए, क्योंकि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर हुए। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है कि इन दोनों के बीच एक नहीं, दो नहीं, 3
कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। सो इसे हम बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके बेटा, तो हम क्या समझे अभी तक? हमने ये समझा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड बनेगा, और तीन इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तीन से ऊपर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होंगे। ठीक है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से ऊपर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा। ओके, तो चलिए इसी तरीके से वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1। ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक नंबर 8, तो 2 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, तो अब देखते हैं कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन एटम, वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होता है और दो हाइड्रोजन एटम है, ये तीनों आपस में कैसे बॉन्डिंग करेंगे। तो देखिए सेंटर में ऑक्सीजन को रखिए। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे अलग दिखा दीजिए। ओके, वहीं दूसरी तरफ दो हाइड्रोजन एटम है जो कि ऑक्सीजन के आप कॉर्नर पे रख दीजिए ऐसे, और दूसरा हाइड्रोजन एटम इधर रख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड, और इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दीजिए, एक एक इलेक्ट्रॉन ब्लू कलर से हमने दिखा दिया। ठीक है, अब देखिए ये शेयरिंग कैसे करेंगे। हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट पूरा करना होता है, तो ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इसके डुप्लेट पूरे हो गए इस वाले हाइड्रोजन के। इसी तरीके से राइट हैंड साइड वाला जो हाइड्रोजन है वो भी इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, उसके भी डुप्लेट पूरे हो गए। अब ऑक्सीजन ने जब इन्हें अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए दिया है, तो ये इन दोनों हाइड्रोजन एटम का भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले हाइड्रोजन का। तो ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, और एक लेफ्ट हैंड साइड वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने राइट हैंड साइड वाले हाइड्रोजन से ले लिया, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, तो ये भी स्टेबल हो गया। ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, दोनों हाइड्रोजन ने अपने डुप्लेट पूरे कर लिए बेटा। ठीक है, तो अब देखिए इस दौरान हुआ क्या है। जो ऑक्सीजन सेंटर में था उसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और इधर भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच। तो यानी जो ऑक्सीजन है उसने दोनों हाइड्रोजन से सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, तो यहां पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, लेकिन ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुए, या आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि 2 सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इसी तरीके से CO2 में समझते हैं कि CO2 में किस तरीके से बॉन्डिंग हुई है। तो देखिए कार्बन जिसके एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 2,6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो कार्बन यहां पर अकेला है, तो कार्बन को सेंटर में रखिए और ऑक्सीजन को कॉर्नर पे रखिए, यहां पर दोनों साइड कॉर्नर। कार्बन जिसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे शेयर करेगा, वो दो इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन से शेयर करेगा, तो इसलिए उसके 4 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से दिखा दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर। ओके, वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन जिसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6, उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो वो दोनों ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को कार्बन के साइड में दिखाइए और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन को आप अरेंज कर दीजिए। तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लिए, राइट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, 2 इसने कार्बन से गेन किए,
या शेयर किए, गेन नहीं सॉरी शेयर किए, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के पास भी थे, 2 इसने भी शेयर किए, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन से शेयर कर लेगा, कुछ इस तरीके से। तो दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन से आगे, टोटल 8। तो इस तरीके से तीनों एटम ने अपने ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो इस दौरान कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए राइट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन से, और 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन से। ठीक है, तो यहां पर दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के दोनों साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर में जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा राइट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन और लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन दोनों से। तो यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, कितने? 2, तो 2 डबल बॉन्ड फॉर्म हुए। ठीक है, कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिसमें डबल और सिंगल दोनों बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये था कोवेलेंट बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स। तो चलिए अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड की। कोवेलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, वो क्या होता है? लो होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। व्हाई? क्यों? क्योंकि इनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कैसी होती है बेटा? वीक होती है। ठीक है, जबकि आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड से बनते हो, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। लेकिन उसके बिल्कुल अपोजिट कोवेलेंट कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। रीजन क्या है इसका? रीजन है बिकॉज कोवेलेंट कंपाउंड है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। आयनिक कंपाउंड एक्वस और मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर होते हैं, किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। बट क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड आयंस नहीं फॉर्म करते, तो इसीलिए ये क्या है? ये पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। क्योंकि यहां पर आयंस फॉर्म नहीं होता, कोई चार्ज पार्टिकल नहीं फॉर्म हो रहा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअली क्या हो चुके हैं? एटम्स के बीच शेयर हो चुके होते हैं, इसीलिए कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी हमें देखने को नहीं मिलता। तो यही रीजन है कि कोवेलेंट कंपाउंड वो पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। चलिए अब बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि कार्बन जो है वो काफी वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल का मतलब होता है कि कार्बन जो है वो हर जगह पाया जाता है, उसके बहुत सारे कंपाउंड है। ठीक है, उसके बहुत सारे कंपाउंड है। तो कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है? कुछ तो उसका रीजन होगा। तो इसका रीजन है कार्बन की 2 प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड फॉर्म करता है। पहली प्रॉपर्टी है कार्बन की कैटेनेशन पावर। कैटेनेशन पावर, देखिए कैटेनेशन क्या है? कैटेनेशन, कार्बन जो है वो अपने ही एटम यानी दूसरे कार्बन एटम और कुछ अलग एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, बहुत सारे बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, यानी बहुत सारे कार्बन एक साथ स्ट्रेट चेन में जुड़ सकते हैं। वो ब्रांच कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ब्रांच कंपाउंड। ठीक है, वो साइक्लिक कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं कि एक ही साइकिल में कई सारे कार्बन आपस में जुड़ जाए। तो कार्बन की इस टेंडेंसी को बोलते हैं कैटेनेशन। द कार्बन कैन लिंक विद कार्बन एटम बाय मींस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन एंड क्लोजिंग कंपाउंड। ठीक है, कार्बन एटम के साथ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तीनों बॉन्ड के थ्रू जुड़ सकता है। ठीक है, तो एक तो इसकी प्रॉपर्टी होगी कैटेनेशन, और दूसरी प्रॉपर्टी है कार्बन की टेट्रावैलेंसी। जैसे कि हमने बात की कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो ये 4 और बॉन्ड फॉर्म करेगा
ठीक है, ये 4 और इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, या तो दूसरे कार्बन एटम से, या मोनोवैलेंट एटम जिनकी एक ही वैलेंसी होती है, या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा। ठीक है, तो यही 2 रीजन है जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड फॉर्म करता है। तो चलिए अब बात करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ओके, कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो ज्यादातर हाइड्रोजन के साथ होते हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड को हम एक साथ बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो वर्ड हाइड्रोजन से आया है एंड कार्बन इज फॉर कार्बन। ओके, तो हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं बेटा। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम किसे बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड हो। सिर्फ कैसा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, जबकि अनसैचुरेटेड हम किसे कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के एटम के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता है। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है एल्केन फैमिली। ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे कि एल्केन फैमिली क्या है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, n क्या है यहां पर? नंबर ऑफ कार्बन एटम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने 2 कार्बन लिए तो यहां पर n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो अब n की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करो 2n+2, तो 2n की जगह आ जाएगा 2+2 टोटल 6, तो यहां पर 6 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक है, तो ये 2 कार्बन वाला एल्केन है और ये कैसा हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड। जैसे कि बताया मैंने कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाता है कार्बन एटम के बीच तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। डबल बॉन्ड आता है तो हम ऐसे हाइड्रोकार्बन को एल्कीन बोलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम एल्काइन बोलते हैं। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, यानी जितने कार्बन होंगे उसके ट्वाइस हाइड्रोजन होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने 2 कार्बन वाला कोई एल्कीन ले लिया तो वहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है, H2n-2, यानी अगर हमारे पास 2 कार्बन वाला कोई एल्काइन है तो वहां पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, 2n-2 में n की वैल्यू 2 रख दीजिए तो टोटल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, C2H2। ये 2 कार्बन वाला एल्काइन हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर हाइड्रोकार्बन। IUPAC क्या है? IUPAC एक यूनियन है बेटा। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करने के लिए हमें कुछ रूल्स बताती है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, यानी यूं समझ लीजिए कि केमिस्ट्री में कुछ भी नया आता है तो इसकी परमिशन की, इस यूनियन की परमिशन के बिना केमिस्ट्री में कुछ भी नया नहीं हो सकता। ओके, तो हम हाइड्रोकार्बन की नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर, जो IUPAC रूल बताती है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का कैसे नाम रखना है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करने से पहले, उसका नोमेनक्लेचर करने से पहले हमें वर्ड रूट सीखना है। वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट क्या बताता है? वर्ड रूट हमें ये बताता है कि आपके हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम बताता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर कार्बन एटम 1 है, कार्बन का कोई कंपाउंड है और कोई हाइड्रोकार्बन है उसमें एक ही कार्बन है, तो हमें मिथ यूज करना है, मिथ। ठीक है, METH। 2 कार्बन है, टोटल 2 कार्बन है तो इथ यूज करना है, ETH। 3 कार्बन है तो प्रोप यूज करना है, PROP। 4 कार्बन है तो ब्यूट, बट नहीं बोलेंगे से ब्यूट। ठीक है, ब्यूट। 5 कार्बन है तो पेंट,
और 6 कार्बन है तो हेक्स। ठीक है, इसके बाद भी होते हैं लेकिन 10th लेवल पे हमें इतना ही सीखना है। ठीक है बेटा, इतना ही सीखना है हमें, 6 कार्बन तक, उससे ऊपर नहीं पूछेंगे। सो बेसिकली वर्ड रूट क्या बता रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द हाइड्रोकार्बन। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं नोमेनक्लेचर किसकी? एल्केन फैमिली की। एल्केन, तो एल्केन का सबसे पहले मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया था। जनरल फॉर्मूला, तो जनरल फॉर्मूला क्या था एल्केन का? CnH2n+2 वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है बेटा, इस तरीके से बताया था मैंने। अच्छा, इसकी नेमिंग कैसे करते हैं? एल्केन की नेमिंग कैसे करते हैं? वर्ड रूट में आप एन जोड़ दीजिए, ANE। वर्ड रूट में आप एन जोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कार्बन वाला एल्केन लेता हूं, तो कार्बन कितना है? एक। ठीक है, 1 को शो नहीं करना, इसके 1 के अलावा 2, 3, 4 है तो वो शो करना है। ओके, कार्बन एक लिया, तो इस फॉर्मूले में 2n+2 में मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? टोटल 4। ठीक है, टोटल 4 आ गए। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा, एक कार्बन है तो वर्ड रूट मिथ और प्लस एन, तो CH4 का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या हो गया? मिथेन। मिथेन हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए इसका, कार्बन है, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो यहां पर 4 हाइड्रोजन है बेटा। कितने हाइड्रोजन है? 4। ठीक है, तो चारों सिंगल बॉन्ड कार्बन इन 4 हाइड्रोजन से बना ले, तो डेट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ठीक है, तो ये पहला एल्केन हो गया। अब आइए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड, ऐसा एल्केन जिसमें 2 कार्बन हो, तो 2 कार्बन वाले एल्केन के लिए हम वर्ड रूट क्या लेंगे? जिसमें 2 कार्बन होते हैं उसमें हम वर्ड रूट क्या लेते हैं? इथ, ETH। और क्योंकि एल्केन फैमिली की बात कर रहे हैं तो एन लगा देंगे। क्या नाम हो जाएगा? इथ प्लस एन, इथेन। ठीक है, इथेन। तो देखिए इथ में कितने कार्बन है बेटा? 2 कार्बन है। और एल्केन फैमिली में सिंगल बॉन्ड होता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच यहां पर सिंगल बॉन्ड होगा। अब ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है? पहला वाला कार्बन 1 बॉन्ड बना चुका है, तो इसके कितने बॉन्ड फ्री है? 3 और बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन आप लगा दीजिए। और इसी तरीके से दूसरा वाला कार्बन भी 1 बॉन्ड बना चुका है, तो 3 बॉन्ड और बनाएगा, 3 हाइड्रोजन लगेगा। ठीक, तो यहां पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने आ गए? 6। तो आप एल्केन के जनरल फॉर्मूला में पुट करके देखिए, n की वैल्यू 2, आपको C2H6 ही मिलेगा, इथेन का फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड, 3 कार्बन वाला एल्केन, 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं वर्ड रूट प्रोप, और एल्केन फैमिली का है तो एन यूज लगाएंगे, एन तो हो जाएगा प्रोपेन। फॉर्मूला क्या होगा? प्रोप का मतलब 3 कार्बन है, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्डेड होंगे, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2n+2 फॉर्मूले में n की वैल्यू 3 पुट करके देखिए कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। तो चलिए स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं कि 8 हाइड्रोजन आते हैं या नहीं। तो प्रोप यानी 3 कार्बन, एल्केन यानी सिंगल बॉन्डेड है भाई सारे। पहला वाला कार्बन ने 1 बॉन्ड बना लिया तो 3 बॉन्ड फ्री, बीच वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, एक इधर, ठीक है, और एक इधर। ओके, 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसके कितने बॉन्ड फ्री हो जाएंगे? 2 बॉन्ड फ्री हो जाएंगे। ओके, इसी तरीके से लास्ट वाले कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा है कार्बन के साथ, तो 3 बॉन्ड और बना सकता है ये, तो सभी पर आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, इसे हम एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये क्या है बेटा? एक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? 3, तो CH3 सिंगल बॉन्ड, बीच वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2, तो CH2
और लास्ट वाले कार्बन यानी तीसरे वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? CH3। तो ये भी प्रोपेन का फॉर्मूला हो गया। टोटल 3 कार्बन और टोटल 8 हाइड्रोजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल्केन फैमिली का फोर्थ मेंबर क्या होगा? 4 कार्बन होंगे उसमें, ब्यूट, वर्ड रूट हम यूज करेंगे और एन लगाएंगे, तो ब्यूटेन। 4 कार्बन, हाइड्रोजन, 2n+2 में n की वैल्यू 4 रख दीजिए, कितना आएगा? 10 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा? 4 कार्बन सिंगल बॉन्डेड होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो पहले और आखिरी वाले कार्बन 3 बॉन्ड और बना सकते हैं, बीच वाले दोनों कार्बन 2 बॉन्ड और बना सकते हैं, क्योंकि वो 2 बॉन्ड पहले बना चुके हैं। सब पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, कितना इजी है स्ट्रक्चर बनाना। तो गिन लीजिए, 4 कार्बन है और हाइड्रोजन 10 होगा, तो ये हो गया ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, फिफ्थ मेंबर होगा इसी तरीके से पेंटेन। पेंटेन 5, पेंट का मतलब है 5 कार्बन होंगे, एन का मतलब है ये पांचों कार्बन सिंगल बॉन्डेड होंगे। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2n+2 में इस बार वैल्यू 5 रख दीजिए एन की, 10+2 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप खुद ही बनाना कोशिश कीजिए। फिर नेक्स्ट मेंबर क्या है? 6 कार्बन वाला एल्केन, यानी 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट हम हेक्स यूज करते हैं और इसी के साथ एन लगा दीजिए, हेक्सेन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H। यहां पर अब n की वैल्यू 6 पुट कीजिए, n = 6 पुट कर दीजिए इसमें, 6 2 12 + 2 14। ओके, तो एल्केन फैमिली के शुरू के 6 मेंबर देखिए। एल्केन फैमिली में शुरू के 6 मेंबर, पहला क्या था? मिथेन, मिथ प्लस एन, मिथेन। दूसरा इथेन, इथ प्लस एन, इथेन। तीसरा 3 कार्बन वाला प्रोप प्लस एन, प्रोपेन। ब्यूटेन, पेंटेन और 6th वन हेक्सेन। ठीक है, सबके फॉर्मूला, इस जनरल फॉर्मूला को याद रखिए, आप सबके फॉर्मूले बना लेंगे। मिथ का मतलब 1 कार्बन होगा तो CH4, इथ का मतलब 2 कार्बन C2H6, प्रोप 3 कार्बन C3H8, ब्यूट 4 कार्बन C4H10, पेंट 5 कार्बन C5H12, हेक्स 6 कार्बन और 14 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये एल्केन फैमिली की क्या हो गई? सीरीज हो गई। और ऐसी सीरीज को, ठीक है, ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ठीक है, होमोलोगस सीरीज। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एल्कीन। हम जानते हैं एल्कीन क्या होता है? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाए, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम एल्कीन बोलते हैं। और ये किस कैटेगरी में आता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? जनरल फॉर्मूला होता है इसका CnH2n। ठीक है, यानी जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। तो बहुत आसान होता है इसको पहचानना। और नेमिंग कैसे करते हैं इसकी? नेमिंग वर्ड रूट के साथ हम यहां पर इन लगाते हैं, इन लगाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका पहला मेंबर होता है इथ प्लस इन। इसका पहला मेंबर मिथीन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मिथीन में 1 कार्बन है। ठीक है, 1 ही कार्बन है, तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए दूसरा कार्बन अवेलेबल ही नहीं है डबल बॉन्ड बनाने के साथ। ठीक है,
डबल बॉन्ड ये किसके साथ बनाएगा, कोई दूसरा कार्बन भी तो होना चाहिए। तो मिथीन इज नॉट पॉसिबल, मिथीन इज नॉट पॉसिबल क्योंकि मिथ में एक ही कार्बन होता है। तो इसलिए इसका पहला मेंबर, एल्किन फैमिली का पहला मेंबर होता है इथीन। ठीक है, इथीन, इथ प्लस इन, क्योंकि यहां पर दो कार्बन है और इन्हीं दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब दोनों कार्बन ने दो दो बॉन्ड बना रखे हैं, तो इनके कितने बॉन्ड फ्री है, दो दो बॉन्ड फ्री है, कि टोटल 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, ये ध्यान रखिए। अब कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया है तो दो ही बॉन्ड फ्री होंगे, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया इसका, C2H4। सेकेंड मेंबर होता है इसका प्रोप प्लस इन, प्रोपीन, 3 कार्बन वाला। ठीक है, प्रोप 3 कार्बन है, 1 2 3। तो लास्ट के दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना दीजिए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आएगा क्योंकि एक डबल आ चुका ना, तो अब एक सिंगल लगेंगे। अब देखिए पहला वाला कार्बन इसने सिंगल बॉन्ड बना रखा है, तो ये 3 बॉन्ड और बनाएगा। दूसरे वाले कार्बन को देखिए, इसने एक सिंगल बॉन्ड पहले वाले कार्बन के साथ बना रखा है और डबल बॉन्ड तीसरे वाले कार्बन के साथ बना रखा है, यानी 3 बॉन्ड इसने पहले बना लिए। अभी और कितना बॉन्ड बना सकता है, एक बॉन्ड और बनाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाले यानी तीसरे वाले कार्बन को देखिए, इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये 2 बॉन्ड और बना सकता है, तो हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हो गया, C3H, 3 पहले वाले कार्बन के साथ, 1 बीच वाले कार्बन के साथ और लास्ट वाले कार्बन के साथ 2, तो C3H6, तो जितने कार्बन उसके ट्वाइस हाइड्रोजन, तो ये हो गया प्रोपीन। थर्ड मेंबर देखिए इसका, ब्यूट प्लस इन, ब्यूटीन। यहाँ पर भी 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4, लास्ट वालों के साथ डबल बॉन्ड लगा दीजिए, बाकी कार्बन सिंगल बॉन्डेड होंगे। ठीक है, पहले वाले कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। रुकिए मैं कार्बन की नंबरिंग कर देता हूँ ताकि आप आसानी से पहचान सके। ये कार्बन 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो कार्बन 1 ने एक बॉन्ड बना रखा था, 3 बॉन्ड इसने और बना लिए, हाइड्रोजन लगाते चलिए साथ के साथ। कार्बन 2 पे आइए, इसने एक सिंगल बॉन्ड पहले वाले कार्बन के साथ और एक सिंगल बॉन्ड तीसरे वाले कार्बन के साथ बना रखा है, तो 2 बॉन्ड पहले बना रखे हैं, कितने बॉन्ड और बनाएगा, 2, तो 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। तीसरे वाले कार्बन को देखिए, इसने एक बॉन्ड दूसरे वाले कार्बन के साथ बना रखा है और डबल बॉन्ड चौथे वाले कार्बन के साथ बना रखे हैं, तो 2 और 1, कितने बॉन्ड इसने पहले बना रखे हैं, 3, एक बॉन्ड अभी ये और बना सकता है, तो हाइड्रोजन लगा दीजिए यहाँ पर 1। ठीक है, टोटल 4 बॉन्ड हो गए, तो सभी कार्बन के यहाँ 4 4 बॉन्ड हमें करने हैं। ठीक है, चौथे कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे थे, डबल बॉन्ड थे, तो यानी 2 बॉन्ड ऑलरेडी था, 2 बॉन्ड फ्री हो गए, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा C4H8, तो गिन लीजिए 8 ही हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से एल्किन फैमिली का चौथा मेंबर क्या हो जाएगा, एल्किन फैमिली का चौथा मेंबर हो जाएगा पेंटीन। 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5, और लास्ट वाले कार्बन में डबल बॉन्ड, बाकी सिंगल बॉन्ड, और हाइड्रोजन लगाते जाइए। ठीक है, इसी तरीके से इसका 5वां मेंबर 6 कार्बन वाला हेक्स प्लस इन, हेक्सीन, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, बाकी सभी के साथ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जिसके जितने बॉन्ड फ्री हैं उतने ही आप हाइड्रोजन लगाते चलिए बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, एल्कीन फैमिली बना दी पूरी, एल्कीन फैमिली, जैसे एल्कीन फैमिली करा था वैसे ही एल्कीन फैमिली। लेकिन यहाँ पर पहला मेंबर मिथीन नहीं, ये ध्यान रखना है, बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, इथीन होता है। दूसरा मेंबर प्रोप प्लस इन, प्रोपीन। तीसरा मेंबर ब्यूट प्लस इन, ब्यूटीन। चौथा मेंबर पेंटीन। 5वां मेंबर हेक्स प्लस इन, हेक्सीन। ठीक है, फॉर्मूला C2H4, इसका बहुत आसान है, जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n, तो आप बड़े आसानी से पहचान सकते हैं एल्कीन को, जितने कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, प्रोप मतलब 3 कार्बन तो 6 हाइड्रोजन हो गए, ब्यूट 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन हो गए, पेंटीन 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन। ठीक है, स्ट्रक्चर में पहले डिस्कस कर चुका। ओके, तो हमने एल्केन डिस्कस कर लिया, एल्केन। अब हम डिस्कस करते हैं एल्काइन।
एल्काइन भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों आता है? क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, यानी यहां पर कार्बन 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 के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है बेटा। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला इसका होता है CnH2n। ये एल्कीन का हो गया, इसमें से 2 हाइड्रोजन और कम कर दीजिए, एल्काइन बन जाएगा। CnH2n, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। नेमिंग कैसे करते हैं इसकी? नेमिंग वर्ड रूट यूज करेंगे, वर्ड रूट, और वर्ड रूट के साथ क्या लगा देंगे? यहां पर लगाते हैं आइन, YNE, आइन। ठीक है, एल्कीन की तरह इसका पहला मेंबर मिथाइन नहीं होगा, इथ प्लस आइन, इथाइन हो जाएगा। क्यों मिथाइन? वहां पर एक ही कार्बन होता है, तो कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कोई दूसरा कार्बन नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट मेंबर इज इथाइन। तो यहां पर इथ मतलब 2 कार्बन और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो इन्हीं 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। अब दोनों कार्बन के एक एक बॉन्ड फ्री है, तो एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। दूसरा मेंबर देखिए, इथाइन के बाद आएगा प्रोप प्लस आइन, प्रोपाइन, तो यहां पर कितने कार्बन? 3 कार्बन। लास्ट वाले दोनों कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनाइए। ठीक है, बाकी सिंगल बॉन्ड। पहला वाला जो कार्बन है, मैं नंबरिंग कर देता हूं, रुकिए। इसे पहला मान लीजिए कार्बन, इसे दूसरा, इसे तीसरा। तो पहला जो कार्बन है उसके कितने बॉन्ड फ्री हैं? 3 बॉन्ड। उसने एक ही बॉन्ड बना रखा है, तो 3 हाइड्रोजन के साथ वो सिंगल बॉन्ड बना सकता है, तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ आ गए। दूसरा जो कार्बन है उसने ट्रिपल बॉन्ड इधर बना रखा है और एक सिंगल बॉन्ड इधर बना रखा है, तो 3 + 1 4 बॉन्ड हो गए। तो यानी दूसरे कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं लग सकता, क्योंकि उसका कोई भी बॉन्ड फ्री नहीं है, उसकी कोई भी वैलेंसी फ्री नहीं है। ठीक है बेटा, तो सेकंड कार्बन पे मैं कोई हाइड्रोजन नहीं जोड़ रहा हूं। ओके, तीसरे कार्बन पे आते हैं, उसने ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ बना रखा है, तो यानी एक वैलेंसी उसकी अभी फ्री है, तो एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो CH3, दूसरे कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है तो C, ट्रिपल बॉन्ड, तीसरे कार्बन के एक हाइड्रोजन है तो CH, तो यहां पर फॉर्मूला हो गया C3H4, प्रोपाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट मेंबर विल बी, प्रोपाइन के बाद आता है ब्यूट प्लस आइन, क्या हो जाएगा बेटा? ब्यूटाइन। 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4, लास्ट वाले के साथ ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 1 के 3 वैलेंस फ्री है, तो 3 हाइड्रोजन। कार्बन 2 2 बॉन्ड बना चुका है, तो 2 हाइड्रोजन। कार्बन 3 4 बॉन्ड बना चुका है, कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, लास्ट वाले में 1 हाइड्रोजन। ठीक है, तो C4 कितना हाइड्रोजन हो गया? 3 तो 5 और 1 6, C4H6। इसी तरीके से फोर्थ मेंबर पेंटाइन, स्ट्रक्चर आप ही बनाना है इसका, कोशिश कीजिए। फिफ्थ मेंबर क्या हो जाएगा? हेक्स प्लस आइन, हेक्साइन। ठीक है, तो इसी तरीके से एल्कीन फैमिली के बाद एल्काइन फैमिली आ गई। ठीक है, और इस फैमिली का पहला मेंबर क्या है? पहला मेंबर है इथाइन, दूसरा मेंबर प्रोपाइन, तीसरा मेंबर ब्यूटाइन, चौथा मेंबर पेंटाइन, पांचवा मेंबर हेक्साइन। फॉर्मूला, इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो कीजिए। CnH2n, ये एल्कीन का होता है, इसमें से 2 और कम कर दीजिए हाइड्रोजन, तो ये एल्काइन का जनरल फॉर्मूला बन जाता है। C2H4 आना चाहिए, 2 हाइड्रोजन कम कर दीजिए, C2H2 हो गया। प्रोपाइन C3H6 आना चाहिए, 2 हाइड्रोजन कम कर दीजिए, H4 हो गया। ब्यूटाइन C4H8 आना चाहिए, 2 हाइड्रोजन कम कर दीजिए, H6 हो जाएगा। ठीक है, पेंटाइन C5H8, C6H10। तो ये होमोलोगस सीरीज हो गई किसकी?
होमोलोगस सीरीज एल्काइन फैमिली की, जिसका पहला मेंबर इथाइन है।